हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 8303 के बारे में, जो कि 22 मई को अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गई थी। उस फ्लाइट में 99 लोग सफ़र कर रहे थे, 91 पैसेंजर्स थे, 8 क्रू मेंबर्स थे और 97 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी उस हादसे में। 2 सर्वाइवर्स भी थे जो कि उस फ्लाइट क्रैश के बाद मिरेक्युलसली बच गए थे। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि ये क्रैश हुआ, क्या रीज़न थे, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था और मेजरली जो गलती थी वो किसकी थी। क्या गलती फ़्लाइट कैप्टन की थी, क्या गलती ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी, या जो प्लेन था वही ख़राब था। तो आपसे बात करते हैं। ये जो फ़्लाइट थी ये ऑन रूट थी लाहौर से कराची। ये लाहौर से इसने टेक ऑफ किया तकरीबन 1 बजे के बाद और ये 90 मिनट्स की जर्नी के बाद 2:30 बजे के आसपास ये कराची लैंड करना था। पर 2:45 पे इसका क्रैश हो गया मॉडल टाउन इलाके में, जो कि कराची से 3 किलोमीटर दूर है और एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स और स्टैट्स की जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 16 दिन हो चुके हैं फ़्लाइट क्रैश को, पर फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। जैसा कि जब प्लेन क्रैश हुआ रेजिडेंशियल एरिया में, तो उसका एक अनयूजुअल अप्रोच था पहली लैंडिंग अटैम्प्ट में। आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसने क्रैश होने से पहले एक बार लैंडिंग अटैम्प्ट पहले भी किया और उस टाइम पे इसने रनवे को टच भी किया, रनवे के डेक को हिट किया विदाउट द लैंडिंग गियर्स डिप्लॉयमेंट, क्योंकि उस टाइम पे लैंडिंग गियर प्रॉपर्ली डिप्लॉय नहीं हुआ था। बेली लैंडिंग हुई उस टाइम पे, प्रॉपर्ली लैंड नहीं हो पाया, जो उसके इंजन थे वो स्क्रैप हुए और इस कारण भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई उसके इंजन्स को। और प्रॉपर्ली लैंडिंग नहीं थी इसलिए उसने दोबारा टेक ऑफ कर लिया वहीं से। और आपको ये भी पता होगा जब एक एयरप्लेन लैंड करता है और अगर उसका लैंडिंग गियर डिप्लॉय ना हो और वो बेली लैंडिंग करे, अगर लैंडिंग प्रॉपर ना हो तो उसमें आग लगने का खतरा रहता है। इसीलिए पायलट को जब ये लगा कि वो प्रॉपरली लैंडिंग नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने दोबारा टेक ऑफ कर लिया और उन्होंने ट्राई किया कि वो ऊपर जाके दोबारा से टर्न मार के फिर से आके प्रॉपर लैंडिंग करने की ट्राई करें और शायद इस बार लैंडिंग गियर भी खुल जाए। तो प्रॉबेबली मतलब क्वेश्चन जो आखिर उभर के सामने आता है वो ये है कि मेजर प्रॉब्लम लैंडिंग गियर के साथ क्या हुई और दोनों ही इंजन्स कैसे फेल हो गए, क्योंकि दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका अभी तक किसी को कोई जवाब मिला नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि ये पायलट की गलती थी और सेम टाइम पे ये भी कहा जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट था उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, यानी कि एयरक्राफ्ट के जो था काफ़ी पुराना हो चुका था, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी। एबिलिटी ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि जो ATC टावर था उसकी एबिलिटी प्रॉपरली नहीं थी कंट्रोल करने की इतनी बड़ी एक्सीजेंसी। और कुछ ऐसी एरर्स भी हैं जो कि बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है हम सब के लिए, और हम एक आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इसके आंसर मिल जाए। कुछ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ और फैक्ट बता देते हैं कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो था एयरबस का A320 जो 2004 में बना था और इसे ओन किया था कंपनी ने GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज ने। GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी है और इस जो एयरक्राफ्ट की जो पहली फ़्लाइट थी वो हुई थी 17 अगस्त 2004 को। इसे लीज़ किया गया था चाइना की ईस्टर्न एयरलाइंस को 2004 से 2014 तक। उसके बाद 2014 से ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास था। अभी हाल ही में इसके जो इंजन्स थे दोनों वो री इंस्टॉल हुए थे, क्योंकि दोनों इंजन्स नए लगे थे इसमें फरवरी और मई 2019 में। लैंडिंग गियर इसका इंस्टॉल हुआ था अक्टूबर 2014 में और ड्यू था चेंज के लिए 2024 में 10 साल के बाद, जब इसकी रिप्लेसमेंट होती लीज़ की। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो हमने आपसे शेयर किए हैं। आगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं क्रैश के रिगार्डिंग जो कि सब लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला कि जब पायलट ने अप्रोच किया लैंडिंग स्ट्रिप को लैंड करने के लिए तो उसने एक अनयूजुअल एल्टीट्यूड और एक मोर देन नॉर्मल स्पीड पे था। यानी कि जब एक पायलट जो भी होता है, जो भी एक एयरप्लेन का पायलट रहता है, जब वो लैंड करते हैं रनवे पे, तो ऐसा नहीं होता कि वो सीधे आके हवा से जितनी भी स्पीड में उड़ रहा होगा उसी स्पीड पे आके वो लैंड कर देते हैं। उसे एक एल्टीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है और एक नॉर्मल स्पीड रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ रखेगा तो रनवे क्रॉस कर जाएगा और इससे क्रैश होने का खतरा रहता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पायलट ने लैंड करने की ट्राई क्यों की बिना अपने लैंडिंग गियर ओपन किए हुए, क्योंकि जब ये क्रैश हो रहा, वीडियो में भी हम आगे देखेंगे, जब ये प्लेन क्रैश हो रहा था उसका लैंडिंग गियर ओपन नहीं था। और सबसे जो मेजर चीज़ सामने आती है वो ये है कि क्या उसने एमरजेंसी क्यों डिक्लेयर नहीं की और ATC को क्यों अलर्ट नहीं किया
कि उसका लैंडिंग गियर मैल फंक्शन कर गया है। अगर वो ऐसा कर देता तो शायद ATC उसे कुछ गाइडलाइन दे पाते, शायद वो कुछ उसे समझा पाते ऐसा। तो जो कुछ फाइंडिंग सामने आए उनसे पता चलता है कि लगभग 2:30 बजे के करीब जो प्लेन था वो 15 नॉटिकल माइल दूर था कराची से, और वो फ्लाई कर रहा था एक एल्टीट्यूड पे 10,000 फीट के, जबकि उसे होना चाहिए था रेकमेंडेड 7,000 फीट पे। और ATC ने उसी टाइम पे उसे पहली वार्निंग इशू की थी कि अपना एल्टीट्यूड कम कर दीजिए, पर इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग यानी कि एल्टीट्यूड कम करने के बजाय पायलट ने रिस्पॉन्ड किया कि वो सेटिस्फाई है एल्टीट्यूड से। अब एक जो ATC होता है वो पायलट को गाइड कर सकता है पर उसे ऑर्डर नहीं कर सकता। जब ATC को लगा कि इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, उसने पायलट को वार्न किया कि आप प्लीज़ अपना एल्टीट्यूड कम कर दीजिए। पर अगर पायलट आगे से बोलता है कि नहीं मैं सेटिस्फाई अपने एल्टीट्यूड से, तो ATC का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद जब ये फ्लाइट सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर थी एयरपोर्ट से, तो उसका एल्टीट्यूड 7,000 फीट था, जो कि 3,000 फीट होना चाहिए थे। आप खुद सोच के देखिए कितना डिफरेंस है, 7,000 और 3,000, 4,000 फीट का डिफरेंस, यानी कि वो 4,000 फीट ज़्यादा हाइट पे था नॉर्मल से। ATC ने उस टाइम पे उसे दूसरी वार्निंग इशू की थी कि आप अपने प्लेन को नीचे लेके आइए। पायलट ने दोबारा उसको इग्नोर करते हुए रिस्पॉन्ड किया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। और क्योंकि पायलट जो था उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था 18,000 घंटे का, तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा सोचा, या प्रॉब्ली कुछ और रीज़न हो सकती है। तो ये मेजर रीजंस थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कुछ फैक्टर सामने आ रहे हैं कि पायलट ने उस समय पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। जब ATC उसे बोल रहा है कि आपकी हाइट ज़्यादा है, पायलट ने तब भी कुछ नहीं बोला। ATC उसने बता रहा है कि आपका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, पायलट ने तब भी उन्हें बोल दिया कि नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप हर एक चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो क्या ऐसा रीज़न था कि ये प्लेन क्रैश हुआ? क्या पायलट भूल ही गया था कि उसे लैंडिंग गेयर डिप्लॉय करना है जब वो एयरक्राफ्ट को नीचे लेके आ रहा था? और उसके बाद जब वार्निंग के बाद भी उसने लैंडिंग गेयर को डिप्लॉय नहीं किया। आगे की जो वीडियो में हम आपको कॉन्वर्सेशन सुनाएंगे, जो फाइनल कॉन्वर्सेशन हुई है पायलट और ATC के बीच, उसमें भी पायलट ने जब ATC को फाइनली बोला है कि इंजन फेलियर है, उसमें उन्हें एक बार भी उन्हें ये नहीं बताया कि लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। इससे पहले जब उन्होंने लैंड भी करा, उस जो पहली लैंडिंग की ट्राई हुई तब भी बैली लैंडिंग हुई है और लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं करा गया। तो क्या ये ऑन पर्पस लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं किया गया? जो कि ऐसा बोलना तो मुझे लगता नहीं कि सही होगा, बट ये पर ऐसा भी कैसे मान लें कि पायलट को ये भूल गया कि लैंडिंग गियर डिप्लॉय करना है? अगर एक पायलट जिसको 18,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, वो कैसे भूल सकता है कि उसे लैंडिंग गियर डिप्लॉय करना है? और अगर बार बार उसे ATC बोल रहा है कि आप अपना एल्टीट्यूड कम करें, उसके बाद भी एल्टीट्यूड कम नहीं कर रहा है, वार्निंग मिलने के बाद भी उन्होंने एल्टीट्यूड कम नहीं किया, स्पीड कम नहीं की और लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं किया, तो यही मेजर रीजंस थे शायद इस फ्लाइट के। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब ATC बार बार पायलट को बोल रहा था कि आपकी एल्टीट्यूड ज़्यादा है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, और क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पायलट था तो प्रॉबेबली वो कंफ्यूज हो गया ATC के गाइडलाइन से, क्योंकि बार बार उसे लगा कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो इंटरफेयर कर रहा है मेरे लैंडिंग प्रोसीजर में, और शायद इसी कन्फ्यूजन में और बार बार की वार्निंग से उसे लैंडिंग के डिप्लॉय करने का याद नहीं रहा होगा। पर फिर भी हम किसी कंक्लूजन पे आ नहीं सकते जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जैसे हमने बताया कि एक अनयूजुअल एल्टीट्यूड था, उसके अलावा जो अनयूजुअल एल्टीट्यूड था वो था 3500 फीट का, जबकि उसे होना चाहिए था 1500 फीट 2000 फीट। हम आपको आगे बताते हैं, आपको ध्यान से देखिए। कंसिडर कीजिए कि नीचे जो दिया गया फिगर ये एक रनवे है। जो आपको ये भी बता दें कि जो भी एक फ्लाइट होती है वो डायरेक्टली रनवे को हिट नहीं करती, क्योंकि वो रनवे को हिट करेगी तो क्रैश कर जाएगी। उसके लिए एक होता है ILS पैथ। अब ILS पैथ क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। ILS पैथ होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जो वर्क करता है बाय सेंडिंग रेडियो वेव्स डाउन रेंज फ्रॉम द रनवे टू द एयरप्लेन। यानी कि यहाँ से सपोज कीजिए आप रनवे से, ये जो ILS पैथ है यहाँ से रेडियो वेव जाएगी एयरप्लेन को, और एयरप्लेन को गाइड करेगी कि आपको इस ट्रैजेक्टरी से अपनी मोशन में लाके यहाँ रनवे पे आना है। ये आपको जो फिगर 3 ये दिख रहे हैं 3500 फीट, 2000 फीट और 1500 फीट। आप कंसिडर कीजिए अगर 3500 फीट से आके 1500 फीट से अगर वो आएगा, माफ़ कीजिए, अगर 1500 फीट से आके वो लैंड करने की ट्राई करेगा तो वो डायरेक्टली ILS पैथ की रेंज पे आके नीचे आ जाएगा। यानी कि वो रनवे तक पहुँचेगा नहीं, उससे पहले लैंड कर जाएगा, और रनवे तक नहीं पहुँचने के कारण ये होगा कि ऊबड़ खाबड़ जगह पर लैंड करने के कारण प्लेन क्रैश होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो प्रॉपर लैंडिंग होती है वो होती है 2000 फीट पे। 2000 फीट पे आके ये होगा कि जैसे ही 2000 फीट का एल्टीट्यूड जो एयरक्राफ्ट ने मेंटेन किया, उसके बाद ILS पैथ की रेंज में आने के बाद वो प्रॉपर रनवे के स्टार्टिंग पे आके उसे लैंड करेगा, और वहीं पे आके रनवे के एंड तक जाके प्रॉपरली वो रुक जाएगा। तीसरा जो कि इस स्टेज में हुआ था, जो पायलट था वो 3500 फीट की हाइट पे चल रहा था। तो आप खुद सोच के देखिए, जब उसे 2000 पे होना था वो 3500 फीट की हाइट पे था,
और 3500 फीट की हाइट के कारण वो रनवे को मिडिल में हिट करता, जिसके कारण प्रॉपरली वो रनवे पे रुकने की जगह नहीं मिलती और आगे जाके क्रैश हो ही सकता था, क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो लैंडिंग प्रोसीजर का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है। उसके अनुसार जैसे जब भी प्लेन विद इन 25 नॉटिकल माइल होता है लैंडिंग स्ट्रिप के, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का अप्रोच रडार कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है और गाइड करता है एयरक्राफ्ट को उसके डेजिग्नेटेड लैंडिंग पाथ में। जो पायलट होता है वो लोअर करता है लैंडिंग गियर पे एट 5 नॉटिकल माइल, और जो एरोड्रम कंट्रोलर होता है उसके बाद वो कॉकपिट क्रू से कंफर्म करता है कि क्या जो प्लेन है उसका लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं, और वो लॉक भी है कि नहीं। उसके बाद ये होता है कि लैंडिंग गियर प्रॉपर्ली डिप्लॉय होना चाहिए और लॉक होना चाहिए, फिर ही जाके एटीसी बोलता है कि आप लैंड कर लीजिए। जबकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस केस में ये 3500 फीट पे था, जबकि उसे होना चाहिए था 2000 फीट। तो गलती कहाँ पर हुई? क्या पायलट को ये भूल ही गया कि लैंडिंग गियर को डिप्लॉय करना है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस एडजस्टमेंट की और एक शार्प डिसेंट लिया। जब वो 15 नॉटिकल माइल दूर थे तो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे थे, और 1500 फीट पे आगे 4 नॉटिकल माइल्स पे थे। तो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन किया है, एक डिटेल प्रो भी इसको बता पाएगी कि एग्जैक्ट नेचर क्या थी लैंडिंग गियर के साथ। क्या वो एक मेंटेनेंस का इशू था या सिंपली एक ह्यूमन एरर था इन डिप्लॉयमेंट ऑफ लैंडिंग गियर। टिपिकली जो पायलट होते हैं वो ऑप्ट करते हैं गो अराउंड का और यूज़ करते हैं दूसरी ऑप्शन टू ओवरकम द प्रॉब्लम विद द लैंडिंग गियर डिप्लॉयमेंट, एंड इन वर्स कंडीशन दे गो फॉर बेली लैंडिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस एयरक्राफ्ट ने जब पहली बार लैंड करने की ट्राई किया तो उसका लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं था, और उन्होंने बेली लैंडिंग की ट्राई करी, जिसके कारण इसके जो इंजन्स थे दोनों इंजन स्क्रैप हो गए और इंजन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी आई, और प्रोबेबली इसी कारण इंजन का हाइड्रोलिक फ्लूइड भी लीक कर गया और बाद में इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तो पायलट ने ये ऑप्शन पहले ही यूज़ कर लेते गो अराउंड का। तो पायलट ट्राई कर रहा था कि दोबारा एक बार वो जाए और टर्न करके वापस आके लैंड करने की ट्राई करे बेली लैंडिंग। तो जैसे कि हम आगे की वीडियो में देख पाएंगे, जो प्रॉपरली आपको थोड़ी इसकी और इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। चलो एक ही स्लाइड हो। तो जो बड़ा सवाल उभर के सामने आता है वो ये है कि इंजन जो थे वो फेल क्यों हुए, क्योंकि एयरक्राफ्ट में 2 इंजन्स होते हैं और दोनों ही इंजन्स फेल हो गए। तो इसके फेलियर के पीछे क्या रीज़न था? तो जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के ऑफिशियल हैं उनके मुताबिक जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो एयरक्राफ्ट के पहले डिसेंट यानी कि पहली बार जब उसने उतरने की ट्राई की थी उस समय सामने आ गई थी। लैंडिंग गियर रिट्रैक्टेड था यानी कि लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हुआ था, और जब एयरक्राफ्ट ने अटैम्प्ट किया लैंडिंग का तो 4500 फीट पे उसका टच हुआ लेफ्ट इंजन, जिससे कि इंजन की स्क्रैपिंग हुई और ग्राउंड भी स्क्रैप हुआ, और इसके साफ साफ जो इम्पैक्ट था वो एयर जो उसके रनवे पे देखे जा सकते हैं। उसके बाद 5500 फीट पे दोबारा से उसका वो इम्पैक्ट हुआ राइट साइड के इंजन का, पहले लेफ्ट साइड का इंजन टच किया फिर राइट साइड का इंजन टच किया। उसके बाद तीसरी बार दोबारा 7000 फीट पे जो एयरक्राफ्ट का पोर्शन टच हुआ था, पर एक बार भी, क्योंकि इंजन तीनों बार टच हुआ पर एक बार भी जो एयरक्राफ्ट की बैली थी उसने टच नहीं किया रनवे से। यानी कि आप खुद सोच के देखिए, जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो टेढ़ी मेढ़ी लैंडिंग हो रही थी। पहले लेफ्ट इंजन टच करता है फिर राइट इंजन टच करता है, पर एक बार भी बैली टच नहीं करती। इसलिए पायलट ने उसको दोबारा से उड़ा लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह से उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस थे और लोगों की जान चली जाती। तो एक बार जब प्लेन लिफ्ट होकर गो अराउंड के लिए वापस गया, इसका जो लेफ्ट इंजन था उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो गई, और थोड़ी देर के बाद उसका राइट इंजन था वो भी स्टॉप हो गया, और जो अगले 7 मिनट के पीरियड में, जिससे कि ये हुआ कि क्रैश हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट टू लैंड और क्रैश में सिर्फ 7 मिनट का डिफरेंस पड़ा, और जो ग्रेजिंग हुई थी इंजन्स की और रनवे के सरफेस पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे हुई थी। वो हुई थी लगभग 337 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इससे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है और जो ऑयल था वो लीक आउट होना शुरू हो गया इंजन के पाइप से, जो ग्राउंड में रगड़ी थी। ये आपको सामने अगली इमेज में बिल्कुल साफ साफ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो दोनों इंजन है राइट और लेफ्ट, दोनों इंजन पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। पहले इसका लेफ्ट इंजन टच हुआ था और फिर राइट इंजन। ये जो फोटो है ये टेक ऑफ के बाद की, जब दूसरी बार से दोबारा टेक ऑफ किया प्रॉपर लैंडिंग ना होने के बाद पहली बार, ये उस समय की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा है इंजन को, और इसी कारण इंजन का फ्लूइड लीक होने के कारण जो इंजन थे वो माल फंक्शन कर गए। जैसे ही आपको बताया, टेक ऑफ करते ही दूसरी बार लेफ्ट इंजन गिव अप कर गया और थोड़े टाइम के बाद राइट इंजन भी ख़त्म हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो हाइड्रोलिक फेलियर्स हुआ कि जितना भी हाइड्रोलिक फ्लूइड था वो लीक आउट हो गया, और जो भी रप्चर हाइड्रोलिक पाइप थी इससे कॉम्प्लिकेशंस हुई। दोनों इंजन बंद हो गए बिना ऑयल के, और जो प्लेन था वो ग्लाइडर मोड में चला गया विद नो थ्रस्ट। जैसे कि आपको पता होगा प्लेन उड़ता है थ्रस्ट के साथ, जब थ्रस्ट ही खत्म हो गया तो बिल्कुल एक ग्लाइडर या कटे हुए पंछी की तरह वो ज़मीन पे गिरेगा। और क्योंकि
जो प्लेन के दोनों इंजन जो थे वो रुक गए थे, इसलिए प्लेन रैपिडली उसने एल्टीट्यूड खोना शुरू कर दिया, जो सेकंड अटैम्प्ट था, और वो गिर गया रेजिडेंशियल एरिया में, जिससे कि 97 आउट ऑफ 99 पैसेंजर और क्रू मेंबर ऑन बोर्ड वो जो थे उनकी मृत्यु हो गई, और 2 पैसेंजर्स थे मिरेकुलसली उनको भगवान ने बचा लिया। तो देखिए, जैसे कि इस इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा, हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये रनवे है। जब पहली बार उन्होंने लैंड करने की ट्राई किया रनवे पे, तो उनके दोनों इंजन्स काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप हो गए, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई दोनों इंजन्स को, और पायलट ने दोबारा ट्राई किया कि वो गो अराउंड करके वापस आए और लैंड करने की ट्राई करें। देखिए ये टर्न का ये आपको एंगल बताया, यहाँ से उन्होंने टर्न लिया और इनको यहाँ तक वापस जाना था, और इस मतलब एक 2000 फीट का इनको एक एल्टीट्यूड अटेन करना था। अंत में जब हमने आपके लिए एक रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी पायलट और एटीसी के बीच में, उसमें आप साफ साफ सुन पाएंगे कि एटीसी पायलट को डायरेक्शन दे रहा था कि उसे 2000 फीट का एल्टीट्यूड अटेन करना है। जब एक एल्टीट्यूड अटेन करेगा तो एक डिस्टेंस पे भी जाएगा, थोड़ी दूर जाकर एल्टीट्यूड अटेन करेगा। हालांकि पायलट बीच रास्ते में लेफ्ट टर्न कर रहे थे, क्योंकि उसके इंजन्स काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने यहाँ से टर्न कर लिया और इसको रनवे तक वापस आना था, क्योंकि पायलट ने ट्राई किया कि मैं अगर उतना एल्टीट्यूड अटेन ना भी कर पाऊँ, पर एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रनवे तक वापस पहुँच जाऊँ और वहाँ के लोगों की जान बचा लूँ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आपको इम्पैक्ट साइट दिख रही है, ये कराची का रेजिडेंशियल एरिया था, जहाँ मॉडल टाउन, जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा दुखद एक घटना थी। क्रैश से बस कुछ ही समय पहले एयरक्राफ्ट की रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया हुआ है। एंड सर्कल करके और एरो मार के ये जो थी ये रैम एयर टरबाइन बाहर निकली हुई है। रैम एयर टरबाइन इसलिए आई थी ताकि जिसका लैंडिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो सके, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पहली लैंडिंग अटैम्प्ट में दोनों ही इंजन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे और वो इंजन काम नहीं कर रहे थे। इसी के लिए रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुई, ताकि जो थोड़ी बहुत पावर जनरेट करके लैंडिंग गियर का इशू रिजॉल्व किया जा सके। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पायलट ने एक डिसीजन लिया था गो अराउंड का खुद से ही, जब वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाए थे पहली बार। अब ये रैम एयर टरबाइन होती क्या है और कैसे काम करती है, ये हम आपको आगे बताते हैं। आपको इस इमेज में साफ दिख रहा होगा, जिसको हमने हाईलाइटेड करा हुआ, ये एक रैम एयर टरबाइन होती है। रैम एयर टरबाइन जो रहती है वो एक छोटी सी विंड टरबाइन होती है, जो कनेक्टेड होती है एक हाइड्रोलिक पंप या फिर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। इसे आप सेकेंडरी पावर सोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एयरक्राफ्ट का इंजन से ही सारी पावर उसको मिलती है, जो भी इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो इसके सेंसर्स वगैरह हैं, और इसके जो भी लैंडिंग गियर वगैरह की जो भी हर एक चीज़ के लिए उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पावर उसे इंजन से प्रोवाइड मिलती है। जब इंजन काम नहीं कर रहे थे तो उसमें पावर नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए रैम एयर जो टरबाइन होती है वो डिप्लॉय होती है। रैम एयर जो टरबाइन होती है वो काम करती है रैम प्रेशर पे। और रैम प्रेशर क्या है, वो एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताते हैं। जब भी एक बॉडी है वो एक फ्लूइड मीडियम से मोशन में गुजर रही होती है, तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसके कारण एक एनर्जी जनरेट होती है। उसको बोला जाता है रैम एयर प्रेशर, और इसी को बोला जाता है, और इसी प्रेशर के फिनोमिनन पे बनी है रैम एयर टरबाइन। तो जो सेकंड अटैम्प्ट थी लैंडिंग की, पायलट को डायरेक्ट किया गया एटीसी से, जब सेकंड बार उसने लैंडिंग की ट्राई किया गो अराउंड के बाद, कि वो एयरक्राफ्ट को 3000 फीट के एल्टीट्यूड पे ले जाए, पर वो सिर्फ 1800 फीट के एल्टीट्यूड तक ही मैनेज कर पाया। एटीसी ने दोबारा पायलट को रिमाइंड करवाया कि आपको 3000 फीट तक जाना है। जब फर्स्ट ऑफिसर थे उसने रिस्पॉन्ड किया कि हम ट्राई कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स थे वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो फेलियर था अचीव करने का राइट एल्टीट्यूड, वो इंडिकेट करता है कि जो इंजन थे वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे थे। जब वो अप्रोच कर रहा था रनवे 25L सेकेंड टाइम, तो पायलट ने एक बोला कि हमें एक शॉर्ट वो डिस्टेंस का दीजिए 1.5 नॉटिकल माइल का, इंस्टेड ऑफ द मैंडेटरी 7 नॉटिकल माइल, क्योंकि एक जो लार्ज साइज़ का प्लेन है एयरबस A320, उसके लिए 7 नॉटिकल माइल का एक डिस्टेंस रखा होता है कि 7 नॉटिकल माइल से आपको उसको लेके स्लो करके आना है और डिसेंड करना है और फिर जाकर लैंड करवाना है। पर पायलट ने बोला कि आप हमें 1.5 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस दे दीजिए, क्योंकि हमें लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। और जो एयरक्राफ्ट का जो फेलियर था अप्रोच करने के लैंडिंग पैथ फ्रॉम द स्टेपुलेटेड एल्टीट्यूड और डिस्टेंस अगेन सजेस्ट करता है कि इंजन ने था इतना थ्रस्ट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इतनी स्पीड नहीं दे पा रहे थे, जिससे कि एयरक्राफ्ट को इतनी हाइट और इतना एल्टीट्यूड अटेन कर पाता। इसलिए जो एयरक्राफ्ट था वो टेढ़ा होकर क्रैश कर गया सडनली, जैसे कि आप अंत में वीडियो में से देख भी पाएंगे। और पायलट बोलता भी सुनाई दे सकता है आपको कि सर वी हैव लॉस्ट द इंजन्स, और 30 सेकंड के लिए बाद ही वो डिक्लेयर कर देते हैं मेडे मेडे मेडे। और अब आपको बताते हैं कि मेडे क्या है। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो करते हैं न्यूज़ को भी, और अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मोर्स कोड्स, तो आपको पता होगा रेडियो टेलीफोनी में एक होता है मैसेज पैन पैन, और उसके बाद होता है मेडे मेडे। जब एक सिग्नल दिया जाता है पैन पैन का, तो इसका मतलब होता है जो पोटेंशियल रेस्क्यूअर्स हैं
क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी सिग्नल्स ये तभी दी जाती है जब एक इमरजेंसी हो। पैन पर जो पोटेंशियल रेस्क्यूअर है उनको बताया जाता है कि एक अर्जेंट प्रॉब्लम है, जबकि मेडे कॉल में ये बोला जाता है कि बाकी सारे एक्टिविटीज़ को आप ड्रॉप कर दीजिए और इमीडिएटली एक रेस्क्यू मिशन चला दीजिए। तो जब पायलट ने मेडे मेडे बोल दिया, दैट मीन्स कि इंजन फेलियर है और बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। और इसीलिए अंत में जैसा कि आप देख पाएंगे और सुन भी पाएंगे, जो ATC है उसने बोल दिया कि दोनों रनवेज खाली हैं, आप इसे लैंड करवा दीजिए जल्दी जल्दी। इसके बाद जो उनकी आखिरी वार्तालाप हुआ था जब पायलट ने मेडे मेडे बोल के इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उसके बाद से कंट्रोल टॉल और जो कॉकपिट था उनका जो भी था कॉन्टैक्ट था वो अनएस्टैब्लिश, यानी कि कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। ये कुछ की पॉइंट्स है इस एक्सीडेंट के। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, जो प्लेन ने एक स्टीप डिसेंट लिया अपनी पहली लैंडिंग अप्रोच पे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2:30 बजे के करीब जब वो प्लेन 15 नॉटिकल माइल दूर था कराची से, तो वो उस समय 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे था, जबकि रिकमेंडेड एल्टीट्यूड था 7,000 फीट, जब ATC ने पहली बार उसे वार्निंग इशू किया था। दूसरा पॉइंट है कि जो लैंडिंग गियर था वो लोअर या डिप्लॉय ही नहीं किया गया था पहली अप्रोच के दौरान। तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि जब ATC ने वार्न किया पायलट को एक बार नहीं 2 बार, पहली बार तब वार्न किया जब वो 50 नॉटिकल माइल्स पे थे, दूसरी बार तब वार्न किया जब वो 10 नॉटिकल माइल की दूरी पे थे। तो प्रोबेबली ये रीज़न था, या प्रोबेबली कोई और इशू था कि जब पायलट जो था वो लैंडिंग गियर डिप्लॉय करना ही भूल गए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो प्लेन था उसके इंजन ने कॉन्टैक्ट किया रनवे पे जब पहली बार उन्होंने लैंडिंग की ट्राई करा, क्योंकि पहली बार उन्होंने विदाउट लैंडिंग गियर के ट्राई करा लैंड करने के, तो उसके इंजन ने कॉन्टैक्ट किया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो रनवे था उसके ऊपर मेटल की स्क्रैपिंग हुई है 4500 फीट पे जब प्लेन का लेफ्ट इंजन टच हुआ, और 5500 फीट मार्क पे उसका राइट इंजन पे टच हुआ और इंजन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंची है। इसके कारण क्योंकि जब पायलट को पता चला कि जो हमारा जो जहाज़ है प्रॉपरली बेली लैंड पे नहीं हो पा रहा है और टेढ़ा मेढ़ा होकर इंजन्स को स्क्रैप हुआ है, तो पायलट ने डिसाइड किया कि लिफ्ट ऑफ करते हैं, गो अराउंड करके सेकंड लैंडिंग अटैम्प्ट लेते हैं। और जब लिफ्ट ऑफ करने की ट्राई किया तो एयरक्राफ्ट जो था वो प्रॉपरली राइट एल्टीट्यूड ले ही नहीं पाया, क्योंकि इंजन डैमेज हो चुके थे और इंजन में इतनी पावर बची नहीं थी कि वो एयरक्राफ्ट को उस हाइट पे लेके जा सके। दोनों इंजन के जो फेलियर के कारण जो सेकंड लैंडिंग अटैम्प्ट थी वो हो ही नहीं पाई, और प्लेन रेजिडेंशियल एरिया में रनवे से काफ़ी ज़्यादा दूर गिर पड़ा, लगभग 3 किलोमीटर दूर रनवे से वो गिर चुका था। और कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं की गई थी पायलट के द्वारा पहले लैंडिंग अटैम्प्ट पे, क्योंकि अगर पायलट को लगा कि लैंडिंग गेयर डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है तो उसे एक एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन कॉमन सेंस भी रहती है कि अगर आपका लैंडिंग गेयर डिप्लॉय नहीं तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। पर पायलट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने कोई इमरजेंसी नहीं बोली कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करवाना है, और दोनों रनवेज खाली थे। तो पायलट ने ऐसा कुछ नहीं बोला और पहली लैंडिंग अटैम्प्ट पे ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, जिसके कारण ये इनएविटेबल था कि ये फ्लाइट प्रॉपरली लैंड कर पाती। तो ये लास्ट कॉन्वर्सेशन है क्रैश से जस्ट पहले पायलट और ATC के बीच में। पायलट PK8303 टू अप्रोच ATC, जी सर, यस सर। पायलट वी आर टू बी टर्निंग लेफ्ट, यानी कि पायलट उनसे पूछ रहा है कि हमें लेफ्ट टर्न करना है। ATC कन्फर्म्ड। फिर पायलट उन्हें बताता है वी आर प्रोसीडिंग डायरेक्ट, वी हैव लॉस्ट बोथ द इंजन, यानी कि हम लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया ATC ने उन्हें बताया था कि आपको एक एल्टीट्यूड मेंटेन करना है 3000 फीट का, और तब जाके आप 7 नॉटिकल माइल से वापस घूम के आएंगे और फिर लैंड करेंगे, क्योंकि एयरबस 320 एक बड़ा एयरप्लेन है। और पायलट ने उन्हें बोला कि वी आर प्रोसीडिंग डायरेक्ट, क्योंकि उनके दोनों ही इंजन्स जा चुके थे। ATC फिर उनसे पूछते हैं कन्फर्म यू आर कैरिंग आउट ए बैली लैंडिंग। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया ATC किसी भी पायलट को ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सिर्फ उन्हें गाइड करते हैं। तो यहाँ पे ATC की जब ये पूछता है कि कन्फर्म यू आर कैरिंग आउट ए बैली लैंडिंग, तो ये कुछ मतलब क्वेश्चनेबल लगता है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पायलट थे उससे पहले भी उन्होंने बैली लैंडिंग की ही ट्राई की थी। हालांकि उस समय ना ही ATC को उन्होंने बताया था कि हम बैली लैंडिंग करने वाले हैं, ना ही कुछ और, बस उन्होंने डायरेक्ट बैली लैंडिंग करने की ट्राई कर दी। प्रॉबेबली उस समय वो लैंडिंग गियर डिप्लॉय करना ही भूल गए थे, इसीलिए ATC उनसे पूछता है कि कन्फर्म यू आर कैरिंग आउट ए बैली लैंडिंग। फिर ATC उन्हें बताता है रनवे अवेलेबल टू लैंड ऑन 25। पायलट उन्हें बोलता है रॉजर, दैट मीन्स ओके। उसके बाद पायलट डिक्लेयर कर देता है इमरजेंसी। पायलट बोलता है सर मेडे मेडे मेडे, यानी कि वो ATC को बोल देता है कि अपने सारे जो भी काम है उन्हें होल्ड पे रख दीजिए, बाकी सब चीज़ें सिर्फ इमरजेंसी रेस्क्यू प्रिपेयर कर दीजिए। उसके बाद ATC उन्हें बोलता है पाकिस्तान 8303 रॉजर सर, बोथ द रनवेज आर अवेलेबल टू लैंड, यानी कि दोनों ही रनवेज खाली हैं, आप लैंड करवा दीजिए कहीं पर भी। उसके जस्ट बाद इसके 30 सेकंड्स के बाद ही ऑडियो कट ऑफ हो जाता है और फिर ये प्लेन क्रैश कर जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी डिस्कशन था आपके साथ, ये जो भी हमारी कन्वर्सेशन थी, हम यहीं पे से समाप्त करते हैं। आगे इस वीडियो में आपको वो ऑडियो भी सुनाई देगी जो पायलट और ATC के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन था, और एक जो CCTV फुटेज थी जिसपे ये कैप्चर हुआ था
कि एयरप्लेन जो क्रैश कर गया, इसमें आपको वो भी दिखेगा। इस एयरप्लेन में जो क्रैश में जो 99 जो पैसेंजर्स थे वो तो थे ही, पर जो ग्राउंड पे 8 लोग थे वो भी इंजर हुए। 2 लोग प्लेन में मिराकुलसली सर्वाइव कर गए। 97 फेटेलिटीज़ थी। ग्राउंड पे भी जो 8 लोग इंजर हुए थे उसमें उसी पे एक पर्सन की मृत्यु हो गई थी बाद में। और 18 घर जो विसिनिटी में थे जहाँ पे क्रैश हुआ वो घर बुरी तरह से तहस नहस हो गए थे। तो आगे चलते हैं हम उसे ख़त्म करते हुए वीडियो और ऑडियो की तरफ, और कुछ इमेजेस भी हैं जो आपको बेटर बता पाएंगे कि कितना डैमेज हुआ था। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. We are comfortable. We can make inshallah. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Turn left heading 18 heading. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from Fairtown, engine passing 3,500. But 8303 clear line 25 left. Roger, Pakistan 830. Just going round. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Roger, turn left heading 110, climb 3,000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3,000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. 8303, you are jumping altitude 2,000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2,000. 8303, most rally showing 1800 feet at descent. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain, sir. On 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land.
हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।